गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, परिश्रम क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की जो क्लासें थी उसमें हमने भारत के परिचय में आकृति, विस्तार, अवस्थिति के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी है। दोस्तों, हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं जो अब तक बहुत सी बार एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वास्तव में कैसे कैसे क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ामों में पूछे जाने लगे हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कुछ बदलने लगा है। आजकल रटे रटाए जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। आजकल जो क्वेश्चन हैं वो अधिकांश से ये देखा जाता है कि वास्तव में बच्चे ने, परीक्षार्थी ने टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ा है, कितना गौर से सुना है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कमी हो तो मोबाइल नंबर पे आप बताएं। बेल आइकन को, बटन को दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एग्ज़ाम से संबंधित अन्य जो जानकारियां हैं वो आपको समय समय पर दे दी जाएंगी। चलिए, आज हम दोस्तों बात करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वह टॉपिक है भारत की प्राकृतिक प्रदेश। भारत की प्राकृतिक प्रदेश, या फिर हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश, या फिर भारत के भौतिक प्रदेश। एक ही बात है दोस्तों, भारत की विशालता और इसकी धरातलीय स्थिति को देखते हुए दोस्तों, यहाँ दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पठार और मैदान, सभी तरह की धरातलीय विशेषताएं इस भारत देश में पाई जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें यहाँ के धरातल की भौतिक, भौगोलिक या प्राकृतिक विशेषताएं और उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी होगी। और इसमें से इसके जो भाग हैं, प्रकार जो हैं, उसमें से दोस्तों बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए गौर से वीडियो को पूरा देखें और फिर आप आंकलन करें कि वास्तव में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात हम करेंगे यहाँ पर, और वो किस तरह की बात है दोस्तों, भारत के विशाल भूआकृतिक क्षेत्र, विशाल क्षेत्र है भारत का, तो विशाल भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण, दोस्तों इस पर पर्वत भी हैं, इस पर पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पठार भी हैं, और दोस्तों क्या हैं, मैदान। कहने का अर्थ है कि ये इस तरह के उच्चावच जो हैं, ज्योग्राफी की भाषा में हम यही कहेंगे कि इस तरह के जो उच्चावच होते हैं वो उच्चावच भारत में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर होते हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में दोस्तों पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान जो होते हैं, ये किस तरह के उच्चावच होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। दोस्तों, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके कुल क्षेत्रफल, ये जो कुल क्षेत्रफल दोस्तों, इस कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं। तो दोस्तों
दोस्तों 10.7% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत। कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर क्या है? पर्वत हैं। और 18.6% भाग पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं। देखिए दोस्तों, पर्वत और पहाड़ियों में अंतर होता है। पर्वत और पहाड़ियों में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, जैसे पर्वतों की बात करें, जैसे हम कहेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, इस तरह से हम कहेंगे नीलगिरी पर्वत। लेकिन हम कभी नहीं कहते मीजो पर्वत, हम क्या कहते हैं? मीजो पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, वो क्या है? वो पहाड़ियाँ हैं। हम कहते हैं अरावली की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों पर्वत और पहाड़ियों में क्या होता है? फर्क होता है, अंतर होता है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.7 पर लगभग देखिए, कहीं 10.6 मिल जाएगा, कहीं औसतन 11% मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऑथेंटिक जो आंकड़े हैं उसमें पर्वत जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भाग पे हैं? 10.7 पर। पहाड़ियाँ जो है दोस्तों वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने हैं? 18.6% पे। पठार जो है दोस्तों ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 27.7% भाग पर है। पठार मतलब धरातल पर एक मेज की भांति ऊपर उठा हुआ भाग, जिसका शिखर जो होता है, चोटी जो होती है वो बिल्कुल सपाट समतल होती है, मेज की भांति होती है, वह क्या होता है? पठार होता है। तो दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 27.7% भाग पर पठार है। और दोस्तों बाकी जो शेष रह गया 43% भाग पर क्या है? मैदान। 43% पे क्या है? मैदान है। तो इस तरह से टोटल मिला के हमने 100% भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ ये व्याख्या कर ली है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये ना माने कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के पर्वत, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पे पहाड़ियाँ, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के पठार 27.7% भाग पे, और मैदान कितने हैं? 43% भाग पर क्या है? मैदान। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के में विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है उच्चावचों का वो किसका है? मैदान का है। और पर्वत जो है वो सबसे कम है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलो दोस्तों हम बात करते हैं कि नेक्स्ट और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम विभाजित करते हैं भारत को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में, कि भारत के कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ एक रेखा चित्र बना रहा हूँ, भारत का रेखा चित्र, और उसके हिसाब से हम यहाँ उसे सेट करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये इस तरह से भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पे ये प्राकृतिक भाग है। जम्मू कश्मीर वाला इलाका दोस्त थोड़ा बड़ा बना है, तो चलो दोस्तों ऐसा एक हमने भारत का रेखा चित्र बनाया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलेंगे कि जैसी भारत की भौतिक विशेषताएं, ये जो धरातल है इसकी जिस प्रकार की भौतिक विशेषताएं हैं दोस्तों, उसी प्रकार से इसे अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसे कौन कौन से हैं, ये कितने का हल आगे होगा आपका कि कितने हैं। देखिए आप, सबसे पहले दोस्तों आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अपन इसको ये भी कह सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या कह सकते हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी कह सकते हैं। हिमालय का एक अलग से वीडियो, हिमालय कैसे बना था, कब इसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरह से ये बना है, उसकी एक क्लास अलग से लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हिमालय की उत्पत्ति ऐसे हुई है। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों आज ही आप इन चारों पांचों छह जो नाम आएंगे इनको आप याद कर लें, क्योंकि एक दिन में इन सभी भौतिक विशेषताओं को पढ़ा पाना संभव है
नहीं है, सभी नहीं पढ़ा सकते एक दिन में, इसलिए इनको धीरे धीरे एक एक को एक एक क्लास में हम पढ़ेंगे ताकि हमें बड़ी अच्छी प्रकार से यादें हो जाए। दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान जो है, इस विशाल मैदानी प्रदेश को, इस विशाल मैदानी जो प्रदेश है, इस विशाल मैदानी प्रदेश को हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इनको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मैदान की रचना जो है वो सबसे बाद में हुई है और इसकी रचना करना, इसे बनाने का जो काम है, सिंधु उसकी सहायक नदियाँ, गंगा उसकी सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बना है। इसलिए कभी कभी नाम आता है कि ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, तीसरे भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश की हम बात करते हैं तो वह आता है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, ठीक है, ये दक्षिण का पठार सबसे प्राचीन, आकार में बड़ा है। ये दक्षिण का पठारी प्रदेश निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, ज्वालामुखी क्या है, इस सभी तरह की बातें जो हैं वो हम इसी की क्लास में, जब हम दक्षिण का पठार पढ़ेंगे तब इसमें कर लेंगे। 4 नंबर जो आता है दोस्तों वह है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान, ठीक है, ये तटीय मैदान अभी आएंगे, बात करेंगे। कहीं कहीं तो बुक्स में ये 4 ही नाम दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से दोस्तों बात करें तो 5वां जो भाग है वह आता है पश्चिम का मरुस्थल। पश्चिम का मरुस्थल या फिर नाम आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ये नाम भी दोस्तों आता है, ठीक है। और 6 नंबर जो आता है दोस्तों वह आते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दोस्तों यहाँ अपन इन सभी 6 भौतिक विभागों को, 6 प्राकृतिक प्रदेशों को यहाँ सेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इलाका, उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश, कुछ पंजाब का हिस्सा, उसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड, उसके बाद में कौन है? उत्तराखंड। उसके बाद में ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय है, ये नेपाल है। उसके बाद में ये कहाँ है? ये नेपाल में। इस तरह से इधर उत्तर में फैला हुआ है, ठीक है। सिक्किम, चीन वाला भाग, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर में जब हम आते हैं तो यह दक्षिण की ओर फैल जाता है। तो अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश इधर म्यांमार में है, इधर इस तरह से उत्तर से दक्षिण ये फैल जाता है। उसके बाद में दोस्तों उससे दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में इधर जो एक भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश का नाम है दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान। ये 1 नंबर है दोस्तों और ये कितने नंबर है? 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण का पठार। दक्षिण का जो पठार है दोस्तों ये है, ये त्रिभुजाकार आकृति में इस तरह से फैला हुआ इस भाग में, तो ये दक्षिण का पठारी प्रदेश है। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कुछ झारखंड का हिस्सा, तेलंगाना वाला भाग, कर्नाटक है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है, ये जो भाग आते हैं ये किस में आती हैं? दक्षिण के पठारी प्रदेश में। तटवर्ती जो मैदान है दोस्तों ये तटवर्ती मैदान है। गुजरात से लेकर तट शुरू होता है, फिर ये महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कहाँ आता है? केरल, केरल के बाद ये कहाँ आता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ओडिशा और ओडिशा से पश्चिम बंगाल। तो ये अपना हो गया 4 नंबर तटवर्ती मैदान। तट है, तट का मतलब समझ गए हो दोस्तों, जिसकी एक तरफ स्थल और स्थल के बाद क्या शुरू हो जाए? जल शुरू हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? तट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर 5 नंबर पश्चिम का मरुस्थल या थार का जो मरुस्थल है ये राजस्थान का पश्चिम वाला भाग, अरावली के पश्चिम में। किसके पश्चिम में? अरावली के पश्चिम में, गुजरात के कच्छ रण वाला भाग, ये पंजाब का थोड़ा हिस्सा, हरियाणा का ये भाग है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये थार का मरुस्थल या पश्चिम का मरुस्थल। और द्वीप समूह है तो दोस्तों यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अपना था 6 नंबर भौतिक विभाग, ठीक है। तो ऐसे अगर हम भारत के मैप में, भारत के मानचित्र में दोस्तों बात करें
तो ये 6 भौतिक विभाग इस तरह से सेट होते हैं। कभी कभी दोस्तों अगर आपको ये मानचित्र इस तरह से याद हो जाए, जो मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है ये दोस्तों अगर आपको याद हो जाए तो निश्चित रूप से कभी कभी जनरली क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। जैसे पठार आ जाए तो इधर से उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का नाम नहीं आएगा क्योंकि पठार दक्षिण वाला हिस्सा है। इस तरह से अगर तटीय नाम आ जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं तट नहीं है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तट नहीं है तो तटीय राज्यों का नाम ही आ जाएगा। ये इस तरह से अगर आप अपने स्थलीय भागों को दोस्तों याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जनरली जो क्वेश्चन है वो सीधा ये क्या हो जाता है, हल हो जाता है। चलो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। चलो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को दोस्तों हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। ये भारत के उत्तर में है, इसलिए दोस्तों हम इसे कहेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पर्वत है, समुद्र से औसत ऊंचाई, शिखर नुकीला है, औसत ऊंचाई अधिक है, इस वजह से दोस्तों हम इनको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। आज हम दोस्तों इस 1 नंबर भौतिक विभाग की बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार जो भारत में है ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार भारत में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, इधर से एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर इस तरह ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के मध्य फैला हुआ, यहाँ पर ये नदी कौन सी प्रवेश कर रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। या फिर कभी कभी आता है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत। इधर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, इधर अरुणाचल प्रदेश में कौन है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। या फिर हम कह सकते हैं सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के मध्य धनुषाकार रूप से फैला हुआ लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली एक पर्वत श्रेणी क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहलाती है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहलाती है। दोस्तों, इस पर्वत श्रेणी की लंबाई जो है ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आते हैं तो कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। दोस्तों, इस पर्वत श्रेणी की औसत जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर के मध्य है। इसके मध्य है 240 से 320 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों, दुनिया की ऊंची पर्वत चोटियाँ, दुनिया की ऊंची जो पर्वत चोटियाँ हैं ये सभी पर्वत चोटियाँ इसी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। एक रोचक बात है दोस्तों, और रोचक बात ये है कि जैसे अपन बात करें भाई ये एशिया महाद्वीप का भाग है। कौन से महाद्वीप का भाग है? एशिया महाद्वीप का भाग है कि एशिया महाद्वीप में ऐसी पर्वत चोटियाँ जिसकी ऊंचाई 6500 मीटर से अधिक है। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप में ऐसी पर्वत चोटियाँ जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6500 मीटर से अधिक है। उन पर्वत चोटियों की संख्या कितनी है? 94। यानी एशिया महाद्वीप में 94 पर्वत चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी औसत ऊंचाई 6500 मीटर से क्या है? अधिक है। ठीक है, और रोचक बात यह है कि 94 में से 92 पर्वत जो चोटियाँ हैं वो किस में स्थित हैं? वो हिमालय में स्थित है। किस में स्थित है? हिमालय में। तो इसका मतलब एक नवीन मोड़दार पर्वत, वैसे हिमालय है
वो नवीन पर्वतों की श्रेणी में आता है। तो हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, लेकिन दुनिया की जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी, धौलाधर, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, ये जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं ये सभी पर्वत चोटियां किस में स्थित हैं? हिमालय में। मतलब इस रोचक बात से स्पष्ट होता है कि दुनिया की ऊंची पर्वत चोटियां किस में स्थित है? हिमालय में। मतलब 6500 मीटर से अधिक 94 चोटियां हैं और उसमें से 92 पर्वत चोटी अकेली किस में स्थित है? हिमालय में स्थित है। दोस्तों, हिमालय का जो कुल क्षेत्रफल है, ये हिमालय जो है यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब दोस्तों ये भी एक बड़ी रोचक बात है। अंदाज़ा लगाइए कि भारत के ये जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है? हिमालय का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का तीसरा बड़ा बर्फीला क्षेत्र, दुनिया का तीसरा बड़ा बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का तीसरा बड़ा बर्फीला क्षेत्र कौन है? ये हिम का घर, ये कौन है? हिमालय। दुनिया के 2 बड़े बर्फीले क्षेत्र जो हैं हिम क्षेत्र हैं, सबसे बड़ा तो अंटार्कटिका है, उसके बाद आर्कटिक है और उसके बाद जो नाम आता है दोस्तों वो किसका आता है? वो हिमालय का आता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों, इस तरह की बातें आपको जनरली बातें हैं वो आपको हिमालय के संबंध में यादें रखनी है। कभी कभी वास्तविकता पर आधारित ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं जो यहाँ आपके गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लें, भारत में हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से लेकर उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ है। सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। दोस्तों ये कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी आती है, कहीं 2450 भी आती है, लेकिन लगभग औसत जो लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। चौड़ाई जो है इसकी वो कितनी है? 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर के मध्य। उसके बाद बात करें कि हिमालय जो है ये दुनिया का तीसरा बड़ा बर्फीला क्षेत्र है। एक अंटार्कटिका, एक आर्कटिक और तीसरा नाम किसका आता है? हिमालय का आता है। हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करें कि एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक 94 पर्वत चोटियां हैं, उसमें से 92 पर्वत चोटी अकेली कहाँ स्थित है? हिमालय में स्थित है। तो ये बातें भी दोस्तों आपको यहाँ यादें करनी है। अब दोस्तों देखिए, अगर इस 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को अगर हम एक ही साथ पढ़ेंगे तो ये खिचड़ी पक जाएगी। फिर वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको ये जल्दी से बात समझ में नहीं आएगी। हम इस हिमालय को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, मतलब हम इसके भी कुछ टुकड़े कर लेते हैं। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल को हमने 6 भौतिक विभागों में बांटा था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भी क्या करते हैं? कुछ अन्य टुकड़ों में बांट लेते हैं, कुछ अन्य टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो हमारा पहला पॉइंट है यह हम कहेंगे हिमालय, या हम क्या कहेंगे? हिमालय, या फिर दोस्तों क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हम इसे कुछ और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं ताकि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो देखिए हिमालय जो है इसको हम अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करते हैं। जैसे आपने दोस्तों नाम सुना होगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है नंबर 2 है, ये उसका कौन सा टुकड़ा? महान हिमालय। उसके बाद कौन है? महान हिमालय। उसके बाद में है लघु या मध्य हिमालय, लघु या फिर क्या है? मध्य हिमालय। और चौथा जो आता है वह कौन सा है? शिवालिक श्रेणियाँ।
शिवालिक श्रेणियाँ, शिवालिक श्रेणियाँ। ऐसे करके दोस्तों ये 3 नंबर और ये क्या है 4 नंबर। हम इस हिमालय को जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, हम उस हिमालय को कितने भागों में बांट लेते हैं? 4 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। पहले इन चारों को देख लीजिए, ये चारों कहाँ स्थित है? सबसे उत्तर का ये भाग जो है, जिसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं दोस्तों, वह कौन है? ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ जो भाग है वो कौन है? महान हिमालय। वो कौन है? महान हिमालय। उसके बाद उससे दक्षिण में जो फैला है वह कौन है? वह लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। वह कौन है? लघु यानी मध्य हिमालय। ठीक है। और उससे नीचे दोस्तों टूटे फूटे रूप में, सतत नहीं है, असतत रूप से है, वह कौन है? शिवालिक श्रेणियाँ। वह कौन है? शिवालिक श्रेणियाँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर से दक्षिण और उसके बाद में दोस्तों हमने इसे 4 भागों में विभाजित कर लिया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और उसके बाद में कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है। देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को दोस्तों तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत हिमालय। एक बार दोस्तों, ज़्यादा भीड़ ना हो, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हम केवल और केवल ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम केवल और केवल ट्रांस हिमालय को ही रखेंगे शेष, बाकी एक बार सभी मिटा देते हैं। इस तरह से। ठीक है। चलो, आपको पता होगा हिमालय का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो भाग है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है, उसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। उसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। आपने नाम सुना होगा, चीन के में क्षेत्र है, प्रांत है जिसका नाम है तिब्बत। उसका नाम क्या है? तिब्बत। और उसी के आधार पे दोस्तों ट्रांस हिमालय को क्या कहा गया है? तिब्बत हिमालय भी कहा गया है। तो सबसे उत्तर में यहाँ पर स्थित, ये इस तरह से यहाँ स्थित जो है वह कौन है? ट्रांस हिमालय है। ठीक है दोस्तों। ट्रांस हिमालय जो है, इसकी कुल लंबाई, इधर जम्मू कश्मीर से लेकर इधर नेपाल की तरफ आए तो इस हिमालय की जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो कितनी है? 965 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर वाला, उसके बाद में चाइना का जो तिब्बत वाला भाग आता है, ये उसमें फैला हुआ है। लगभग दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है, ये तो चौड़ाई मतलब हम ये कहें कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? ये लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर के मध्य इसकी दोस्तों क्या है? चौड़ाई है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो 3100 किलोमीटर से लेकर 3700 किलोमीटर के मध्य, मतलब अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो वह कितनी है? वह 3100 मीटर से लेकर 3700 मीटर के मध्य। एक बार दोबारा देख लें दोस्तों, इसे आप किस तरह से याद करेंगे? ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तर का भाग है। मैंने बताया हिमालय को हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी हम अलग से बात करेंगे। यहाँ केवल हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे उत्तर का जो भाग है वह कौन है? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 965 किलोमीटर। औसत ऊंचाई समुद्र तल से अगर बात करें तो औसत ऊंचाई 3100 से लेकर 3700 मीटर, और चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर तो कितनी है? कहीं 40 है तो कहीं 225 किलोमीटर के बीच ये चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक
ठीक है। हम बात करें कि हिमालय का बर्फीला क्षेत्र जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जहाँ बड़ी कठोर जलवायु होती है, तापमान हमेशा दोस्तों माइनस में रहता है, मतलब लगभग यहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ क्या रहता है, तापमान रहता है। इतने कठोर तापमान में दोस्तों किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति होगी या नहीं होगी, किस प्रकार के जीव यहाँ पर होंगे और कैसे कैसे किस तरह के यहाँ लोग रहेंगे, इसका अंदाज़ा आप इस तापमान को देखकर लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ट्रांस हिमालय में दोस्तों कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। कुछ क्या है, पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, तिब्बत या ट्रांस हिमालय में कराकोरम पर्वत श्रेणी है। कराकोरम पर्वत श्रेणी, कराकोरम पर्वत श्रेणी। इसी तरह दोस्तों आपने इसमें नाम सुना होगा लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद में दोस्तों आप नाम सुना होगा जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी है, जास्कर। और उसके बाद में है कैलाश पर्वत श्रेणी। पहले दोस्तों आपको ये बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड ऐसी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले उत्तर में जो है, सबसे उत्तर ऊंचाई में जो स्थित पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है कराकोरम पर्वत श्रेणी। कराकोरम सबसे उत्तर में कौन है, कराकोरम। उसके बाद दोस्तों उससे नीचे जो पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख। हालांकि नया लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश भी बन रहा है, एक लोकसभा क्षेत्र भी है लद्दाख। इसी तरह उससे नीचे जो है वो है दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी। वो कौन सी है, जास्कर पर्वत श्रेणी। और उससे नीचे इधर जब आते हैं तिब्बत वाले भाग में, तो यहाँ पर स्थित है कौन, कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन है, कैलाश पर्वतीय श्रेणी। अब देख सकते हैं आप इनका क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम आपके सामने है। सबसे उत्तर में हम बात करें कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है तो कौन सी है, कराकोरम। कराकोरम और जास्कर के बीच में कौन स्थित है, लद्दाख। लद्दाख से नीचे कौन है, जास्कर। जास्कर से नीचे कौन है, कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ऐसे क्रम से इनको याद कर लें। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, ये दक्षिण से उत्तर की ओर एग्जाम में पूछा सकता है, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तर से दक्षिण के दोस्तों इनका क्रम जो है वह कौन सा है, वह कराकोरम है, वह लद्दाख है, वह जास्कर है, और उसके बाद में कौन है, कराकोरम श्रेणी है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करें अपन, तो ये जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी जिसको अपन कहते हैं, जिसका नाम है K2 या फिर कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है दोस्तों, वह कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो यह कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर, और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी गई है। अगर दोस्तों ऑप्शन में K2 का नाम नहीं है, यानी गॉडविन ऑस्टिन का नाम ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको कंचनजंगा नाम मिल जाएगा। क्या नाम मिल जाएगा, कंचनजंगा। वो तो सिक्किम में है, वो ट्रांस हिमालय में नहीं आती है, वो किस में आती है, वो महान हिमालय में आती है, वो वृहद हिमालय में आती है। ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और वहाँ नाम गॉडविन ऑस्टिन या K2 का है, तो आपको बिना देखे क्या कर देना है, गॉडविन ऑस्टिन या कराकोरम में गॉडविन ऑस्टिन या K2 पर्वत चोटी कर देना है। ऊंचाई अगर पूछे तो कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है। तो ये थी अपनी कराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। उसके बाद में दोस्तों आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ पे कुछ हिमनद स्थित है। कुछ क्या है, हिमनद है। कराकोरम पर्वत श्रेणी में जैसे एक हिमनद का नाम आता है, और वह कौन सा है, सियाचिन हिमनद। कौन सा हिमनद आता है, सियाचिन हिमनद, जो बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है हिमनद है, जो 72 किलोमीटर लंबा है, 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा है, और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो हिमनद है वह कौन सा है, सियाचिन।
ठीक है। सबसे अधिक ऊंचा युद्ध स्थल कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन हिमनद सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर अगर पूछा जाए तब भी कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बात करते हैं बैफो, बाल्टेरो और हिस्पर। जैसे हिस्पर नाम आता है कि हिस्पर हिमनद कौन से हिमालय में है, तो वह कौन से में है, ट्रांस हिमालय में है। इसी तरह से हिस्पर सियाचिन और इन्हीं के साथ साथ दोस्तों बैफो और बाल्टोरा हिमनद आपने नाम सुना होगा। बाल्टोरा हिमनद कहाँ स्थित है, तो बाल्टोरा जो हिमनद है हिस्पर, देखिए सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा और बफो, ये सभी जो हिमनद हैं, ये सभी हिमनद दोस्तों कौन से हिमालय में आते हैं, ट्रांस हिमालय में। आप कहोगे सर बड़ी व्याख्या सहित विस्तार से पढ़ा रहे हो, मतलब ये तो कंपटीशन लेवल नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, यही से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आता है कि बाल्टोरो हिमनद कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक श्रेणी में। तो बाल्टोरो हिमनद है ट्रांस हिमालय में। इस तरह आता है सियाचिन हिमनद स्थित है कराकोरम पर्वत श्रेणी में, लद्दाख पर्वत श्रेणी में, जास्कर पर्वत श्रेणी में, कैलाश पर्वत में। तो सियाचिन हिमनद किस में आता है, कराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। इसी तरह से हिस्पर, बफो हिमनद है, ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में और कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों बात करें तो इसी ट्रांस हिमालय से होकर बड़ी नदियाँ, सिंधु जैसी बड़ी जो नदियाँ हैं, सिंधु और उसकी सहायक जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो सभी नदियाँ इसी ट्रांस हिमालय से होकर बहती है, इसी सियाचिन या कराकोरम लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है। तो सिंधु जैसी विशाल नदियाँ भी कौन से हिमालय से होकर बहती है, ट्रांस हिमालय से होकर बहती है। इसी तरह दोस्तों आपने नाम सुना होगा लद्दाख पर्वत जो श्रेणी है, जो किसके नीचे, कराकोरम पर्वत श्रेणी से दक्षिण में यहाँ पर एक लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है रोक्कापोसी। क्या नाम है, रोक्कापोसी एक पर्वत चोटी है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और रोक्कापोसी जो है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। कौन सी पर्वत श्रेणी में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी स्थित है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है, रोक्कापोसी। ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इनके बीच के क्षेत्र को सचर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सचर जोन। ठीक है, यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है सचर जोन क्या है, तो सचर जोन ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से क्या करता है, अलग करता है। यानी ट्रांस और महान हिमालय के मध्य स्थित है कौन सा जोन, सचर जोन स्थित है। दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही। आपको ट्रांस हिमालय के बारे में कैसा लगा मुझे आप बताएं। बिल्कुल हम क्रम से ऊंची पर्वत चोटियाँ अभी और आगे आएंगी, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में है, धौलाधर, धौलागिरी, मकालू, मंसालू, नामचा बरवा, कंचनजंगा, ये सभी जो पर्वत चोटियाँ आएंगी उनके संबंध में हम आगे बात करेंगे। कौन से हिमालय में, महान या वृहद हिमालय या सह्याद्री हिमालय में हम उसकी बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी निम्न में से कौन से हिमालय में है, तो वह कौन से हिमालय में है, वह ट्रांस हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में। थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो, ये क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी क्लास को, अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप, अपने पास टेलीग्राम जो ग्रुप हैं उनमें इनको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।